नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ दूसरी खिड़की में व्यालोक जी का वही प्रारब्ध की तरफ से स्वागत की थाली के साथ स्वागत। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आज जरा फिर चलते हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में राजनीति अब दूसरे तरफ जा रही है। दूसरे तरफ जो मैं कह रहा हूं, तो ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी चिर परिचित अंदाज में बवाल काटना, है ना। अब इस बार पैर की जगह क्या टूटेगा। अभी तो खैर उनका विश्वास टूट रहा है या भरोसा टूट रहा है, ये सारी बातें हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एसआईआर का मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए एक तयशुदा नियम बना दिया। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि झटका ममता बनर्जी को लगा है। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर के खिलाफ जा रही थी, लेकिन एसआईआर में कुछ अजब गजब भी हो रहा है। क्या हो रहा है और क्या इस समय की स्थिति है एसआईआर को लेके और वेस्ट बंगाल की राजनीति, इन सारी चीजों पर जरा अगले कुछ मिनट बात करेंगे। व्यालोक जी, क्या स्थिति चल रही है और ये नया मामला क्या है? मतलब सैकड़ों में बेटे और सैकड़ों लोगों के एक ही अब्बा, ये इस तरह की चीजें क्या हैं ये निकल के जो आ रहा है? देखिए, ये बात तो दर्शकों श्रोताओं आप सभी को पता ही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और उसका कहना है कि एसआईआर दरअसल भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, भाजपा नीत सरकार जो है एनडीए की, उसकी डराने की कोशिश है बंगाल के मतदाताओं को। और बंगाली मतदाता डरेंगे नहीं, सामना करेंगे वगैरह वगैरह। जब कोर्ट ने पूछा कि कैसे डराने की, तो अलग अलग बातें हुई। लेकिन जो बात हम लोग अभी करेंगे डिस्कस, वो चुनाव आयोग ने कहा कि सूची में, मतदाता सूची में लॉजिकल इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बहुत है। मतलब अजीब अजीब के हैं। जैसे एक व्यक्ति के नाम पर 312 बच्चे हैं। मतलब एक सिंगल व्यक्ति 312 बच्चों का बाप है उस सूची के मुताबिक। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है यार, एक आध ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वही जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। तब चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर, माई बाप, माई लॉर्ड, हुजूर, ऐसी एक नहीं 8,000 घटनाएं। तब सुप्रीम कोर्ट का उच्चासन हिला। उन्होंने कहा, आए, क्या मामला है गुरु, जरा विस्तार से बताओ। तो फिर चुनाव आयोग की रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया। बंगाल के वकील ने कहा कि भाई, एक व्यक्ति के नाम पर 300 से अधिक दर्ज कर दिए गए हैं, लगभग 8,000 के नाम पर 100 बच्चे दर्ज हैं, तो इससे मतदाता अधिकारों पर असर पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि भैया, तब तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। आप तो इसको खारिज करने की बात कर रहे हैं, खारिज थोड़े ना होगा, अब ये हमारी निगरानी में होगा। तो अब मतलब ममता जी बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं। एक तरह से, एक तरफ ईडी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं वहां, दूसरी तरफ एसआईआर के ऐसे ऐसे नमूने मिल रहे हैं कि कोई भी आंखों वाला व्यक्ति या कोई भी जो ममता जी की तरफ से अंधा न हो चुका है उनके प्रेम में, उनके मतदाताओं को छोड़ के, वह सीधे तौर पर कहेगा कि फोर्जरी का इससे भयंकर नमूना कहीं नहीं मिलेगा। उससे अधिक अगर शुद्धिकरण की कहीं जरूरत है तो वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि यहाँ फ्रॉड अद्भुत अद्भुत नमूने मिल रहे हैं। और आगे जैसे जैसे बात हम लोग करेंगे वैसे वैसे की और भी बातें आएंगी। आपके सवालों से भी बहुत सारी बात आगे चलेगी जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अजीब गरीब ये सैकड़ों बच्चे वाले बाप जो हैं ये आ रहे हैं और आपने कहा कि ऐसी 8,000 शिकायतें हैं, तो ये क्या उन 1,59,00,000 लोगों की जो लिस्ट है जो संदेह के दायरे में है, तभी तो उनको डाउटफुल उसमें डाला गया था, तो ये क्या उसमें निकल रहे हैं या जो ड्राफ्ट है जिनके नाम उस ऑलरेडी हैं उसमें निकल रहे हैं? किसमें है ये उसी में निकल रहे हैं जो तमाम प्रक्रिया को, डाउटफुल? ये चूंकि आप हमारे यहाँ की न्यायिक
अब आप फिर कहेंगे कि मैं हारमोनियम लेके निकल गया। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था की जो गति है, तो ये याचिका तो दाखिल हुई तब जबकि हम्म, प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, लेकिन तारीख पर तारीख होते हुए मामला आया है अब कि भैया, लेकिन तब तक ड्राफ्ट ये निकल चुका है। लेकिन ये गड़बड़ियां वहीं की हैं जो मतदाताओं हम्म, को लेके इतना आंसू बहाया जा रहा है ना, ये उन सब में, ये तमाम तरह की, लगभग आप 1,59,000 कह रहे हैं, आयोग का कहना है कि 1,69 लाख हाँ, में, 1 करोड़, 1,69 लाख। सॉरी, 1,59,00,000, माफ कीजिएगा। 69 लाख। लेकिन हाँ। उसमें उसमें लगभग 2.25 लाख मतदाताओं के नाम, 6-6 बच्चों का नाम दर्ज है। तो वो भी है, संदेह के घेरे में वो भी है, क्योंकि नॉर्मली 4 बच्चे, 3 बच्चे ठीक है, एक पीढ़ी पहले तक होता था हमारे 30 साल पहले या 35 साल पहले। आज की तारीख हम्म, में कोई 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी ने, कि उन्होंने खुद फंदा अपने गले में डाल लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो जो हम्म, कहावत है कि गई थी तो रोजा छुड़वाने, और यहाँ पर नमाज गले पड़ गई है। नहीं, पूरी प्रक्रिया को स्क्रैप कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है बंगाल के लिए, और ये बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, इसमें हम्म, जिस तरह के निर्देश उन्होंने बिहार को लेकर जारी किए थे, उसी तरह के निर्देश उन्होंने बंगाल को लेकर भी जारी किए हैं। तो इसमें आप देखिए कि, तो शायद 6 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? बंगाल में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में लोग पटरियों पर उतर जा रहे हैं। कोलकाता से मैं आ रहा हूं, वहां बस्तियां खाली हो रही हैं। तो ये दर्द जो है, वो सीधे तौर पर इस बात का है कि घुसपैठियों को चूंकि हटाया जा रहा है, एक बड़ा वोट बैंक उससे हो रहा है। इधर ईडी के जो प्रमुख हैं वो पहुंचे हुए हैं कोलकाता कल से। इन तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी अगर एक और बड़ी गलती करती हैं, तो शायद सरकार को उसका मनचाहा मौका मिल जाए कि बिना शहीद बनाए हुए ममता बनर्जी को किस तरह हटाकर और चुनाव अनुपस्थिति में कराया जा सके। फिलहाल राजनीतिक बिसात पर बंगाल को लेकर मेरे हिसाब से एकमात्र बात जो चल रही होगी सत्ता हम्म, के शीर्ष पर, वो यही होगी कि बिना मार्टियर बनाए, बिना शहीद बनाए ममता बनर्जी को किस तरह से राष्ट्रपति शासन, या फिर कम से कम 355, इसके संदर्भ में बंगाल में चुनाव हो, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो स्वप्न है वह पूरा हो सके। क्योंकि सरकार हम्म, इस बात से परिचित नहीं होगी, सत्ता का शीर्ष इस बात से परिचित नहीं होगा कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कितना मुश्किल है। ये शायद पॉलिटिकल साइंस का नोवाइस भी नहीं कहेगा, क्योंकि उनको इतना तो पता होगा, और पिछले कई चुनाव का अनुभव भी है उनको, और बंगाल में भी चुनाव वो देख चुके हैं। हम्म। नहीं तो उन्होंने तो बंगाल को महाजंगल राज कह दिया, तो उनका तो फंडा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भाई जंगल राज। और हम लोग लालू के जंगल राज को जानते थे, और पहली बार उन्होंने टर्म कॉइन किया ममता बनर्जी को। अब वो महाजंगल राज कह रहे हैं, तो निश्चित उनके फंडे तो क्लियर ही हैं। अच्छा, आप कह रहे थे अभी कि बस एक गलती, और कौन सी ऐसी गलती आप उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अब अगली क्या गलती कर देंगी? मतलब देखिए, वो लूटपाट तो कर ही चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं पिछले कई कार्यक्रम से कह रहा हूं, इस मंच पर भी कहा है कि वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, और उनको सचमुच केंद्र सरकार को कुछ कड़े कदम उठाकर उनको कम से कम सत्ता से अलग कर देना चाहिए। ईडी पर हमला, सीबीआई पर हमला, तमाम चीजों पर वो हमला कर ही चुकी हैं, खुद रेड को रोकने पहुंच चुकी हैं। अब इससे बड़ा कोई कांड वो करें, जुडिशरी पर हमला बोल दें, या चुनाव आयोग के ही दफ्तर पर कुछ करें। क्योंकि अभी आके एक आसनसोल में एक सरकारी दफ्तर वहां के गुंडों ने फूंक दिया, लेकिन हम्म, उनका स्वागत क्या हुआ? फूलमाला से किया गया। ये सब तत्व, जिस आसनसोल की आग अगर कलकत्ता में लग जाए, मतलब ये कल्पना की बात है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से स्लिप कर रही हैं,
उनके जैसी मजी हुई खिलाड़ी अमूमन करनी नहीं चाहिए। कि उनको बड़ा लंबा समय बीत गया और उन्होंने कम्युनिस्टों से लड़ते लड़ते ही उनके सारे दांव पेच सीखे हैं। तो वो जिससे स्लिप कर रही है ना, ये कभी भी उस तरह के स्ट्रेटेजिकल, उस तरह की भयंकर गलतियां कभी कोई सुलझा हुआ नेता नहीं करता है, जिस तरह की गलतियां अभी ममता बनर्जी कर रही हैं एक के बाद एक लगातार। इससे मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बड़ा मौका जरूर देंगी, जिसके बाद बिना किसी शहादत के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा को केंद्र सरकार को बलात् लेना पड़ेगा हाथ में। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द कुछ भी कर सकती हैं ऐसा, क्योंकि उनकी भाषा भी अब जिस तरह से पर है, वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अब तक राजनीति में एक गरिमा कम से कम बची हुई थी कि लोग एक दूसरे को कुछ भी कहते थे लेकिन निम्न स्तरीय भाषा में नहीं करते थे। लेकिन अब पिछले 11 वर्षों में इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर पूरी भाषा पर इतना गिरा दिया है कि अब कहीं भी बचा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो कभी जुबान उनकी और भी ज्यादा फिसल सकती है, कभी कारनामे उनका कभी और भी फिसल सकते हैं, क्योंकि उधर अभिषेक बनर्जी खुद को स्थापित करने के चक्कर में पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। और वो अभी तो उनको फायर ब्रांड अभिषेक कहा जा रहा है, लेकिन उसी में जुबान फिसलती है और कब फायर ब्रांड मुकदमेबाजी में और हिरासत में बदल जाता है, ये नेताओं को समझना चाहिए, और खासतौर से आज के सोशल मीडिया के जमाने में। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ममता बनर्जी कोई ना कोई ऐसी घातक भूल करेंगी उनके करियर के लिए और बंगाल की भलाई के लिए, कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए और कम से कम चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा बंगाल में आपको कुछ स्लो नहीं लग रही है, या फिर उनकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं जमीन पे? कुछ नहीं स्लो नहीं लग देखिए, रही है भाजपा आपको? नहीं देखिए सर, ऐसा है कि एक तो हमारे पास सूचनाओं के आधिक्य के जमाने में सचमुच सूचनाएं आनी बंद हो गई हैं। इस बात पर कभी गौर कीजिएगा दर्शकों श्रोताओं। इंफॉर्मेशन है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वास्तविकता में बंगाल में क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे मीडिया संस्थानों से ये गायब है। यहां तक कि जो यूट्यूब आपको एकदम जमीन की बात बताना चाहता है, वो देखिए अभी कितने बंगाल को लेके यूट्यूबर्स सक्रिय हैं। जब चुनाव होगा तो एन मौके जब न्यूज चैनल वाले पहुंचेंगे तभी यूट्यूबर्स भी पहुंचेंगे। ये एक समस्या हो गई है कम्युनिकेशन को लेकर। लेकिन खैर, ये फिर हमारे संपादक जी बैठे हुए हैं, फिर कह देंगे कि हारमोनियम लेके इधर उधर निकल जाते हो। तो मैं वापस आ जाता हूँ ममता बनर्जी पर और उनके राज पर। भाजपा जिस पे? तरह, जी, भाजपा भाजपा पर पे वापस, हाँ। और वहां भाजपा की तैयारियों को लेकर। भाजपा को ये अच्छी तरीके से पता है कि पिछली बार भी उन्होंने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी थी। कमी कहाँ रही? 1%, 2% या 3% की, अगर आप आकलन करें तो, और उसको परसेंटेज में लाना चाहें तो। किस्मत तो जरा देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए। तो भाजपा से हर हाथ ही लबे बाम रहा था, क्योंकि सामाजिक तौर पर यह बात स्थापित नहीं हो पाई थी कि जंगल राज है। मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, सबको पॉकेट्स समझाने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब रही थी। इसलिए हमें लगता था कि नहीं, भाजपा की बड़ी दुर्दशा हो रही है, इसलिए भाजपा बहुत सक्रिय है। भाजपा अभी भी बहुत सक्रिय है। मैं तो छोटे से विजिट में गया था सर, लेकिन सचमुच वो जिस तरह गांव गांव टोले टोले पहुंच चुके हैं अभी से, और जबकि उनको तमाम चीजों का, क्योंकि वहां पॉलिटिकल वायलेंस बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुतेरी खबरें हम तक आती ही नहीं है। हम लोगों के पास खबरों का अकाल है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अब हमारे पास सचमुच की खबरें नहीं है। वहां पॉलिटिकल वायलेंस ठीक केरल की तरह, तमिलनाडु की तरह होता है, बहुत भयंकर स्तर पर।
लेकिन चूंकि वो बंगाल के किसी गांव में हुआ है तो अधिकतर तो बांग्ला प्रेस में ही दब जाती है खबर। कुछ एक हम्म। खबरें अगर अंग्रेजी में आई तो फिर वो छन के हिंदी तक आते आते कितनी रह जाती होंगी एक छोटे से कॉलम में कहीं, हमारी निगाहों में भी नहीं पड़ती। सही। सही। अच्छा भैया लोग, एक चीज बताइए। जो एक ये कैरम क्लब वाला नेटवर्क किया, जिसको एक अराजक हम नेटवर्क कहते हैं, ये तो बंगाल के समाज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये वही लेफ्ट वाला था। लेफ्ट के समय में 3 दशक से ज्यादा, कांग्रेस के समय में भी बंगाल इससे अछूता नहीं रहा है, तब भी एक नेटवर्क रहा है, एक काकस रहा है। वही बाद में लेफ्ट लेफ्ट ने और उसको बड़ा किया। ममता ने उसी को ट्रांसफर मार दिया। तो उसका काट भाजपा ग्राउंड पर क्या निकाल रही? क्या भाजपा अपना कोई इस तरह का नेटवर्क स्थापित करेगी, क्योंकि आरएसएस का नेटवर्क तो उसके पास रहता है? या फिर भाजपा इस पर भी ट्राई कर रही है कि ठीक है भैया, तुम तो पेरोल पे ही रहते हो, कल उनके पेरोल पे थे, उससे पहले लेफ्ट पे थे, अब हमारे पास आ जाओ? क्यों इस तरह का कुछ? इसका अगर इस्तेमाल करना होगा तो भाजपा केवल और केवल चुनाव में करेगी, जब चाणक्य कहेंगे कि अब ये अंतिम दांव चलो पार्थ हाँ। और धनुष उठाओ, तो फिर ये दांव लगाया जाएगा, वरना नहीं। और आरएसएस पिछले चुनाव के पहले से आधे समय से, यानी लगभग 7.5 साल से वहां बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है जैसे किसी राज्य के चुनाव में 4-5 महीने पहले करती है। इस बार बिहार में हम्म। 6 महीने पहले से 20,000 स्वयंसेवक जुड़े हुए थे। हम्म। अब भाई इन सब का देखिए कोई प्रमाण वमान मत मांगने लगिएगा कि जो मन में आता है, क्योंकि आरएसएस की चीजें कभी भी नहीं, ये लिखत पढ़त में तो जाते भी नहीं है, ये तो आपको सूचना ही पता चलती है बिहार के बारे में, लगातार इस तरह की सूचना, और बाद में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको अपने कंटेंट में फिर डॉट्स जोड़ा है कि जब मैं फलानी जगह था, कवर कर रहा था, तो अचानक देखा रात में 11 बजे फलाने मंत्री जी फलाने गांव से निकल के आ रहे हैं। तो ये तो आरएसएस की वर्किंग इसी तरह से रहती है। तो क्या समझा जाए, ये कैरम क्लब वाला जो इनका नेटवर्क है, कोई उसको कोई उसका कोई जस विकल्प? का तस नहीं उठाया जाएगा। हाँ, जिनका हृदय हाँ। परिवर्तन होगा वो देखेंगे भाई, वायलेंस से तो हर एक आदमी प्रभावित है। और देखिए हम्म। गांवों में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर आप शहरों में तो चलिए पुलिस वुलिस थोड़ी बहुत सक्रिय है, बच जाते हैं, वरना तो गांव में अगर आपको सामने दीवार उठवानी है तो दीजिए टैक्स, उन्हीं के मजबूर हम्म। रहेंगे, उन्हीं के हिसाब से बनेगा। ये तो कम्युनिस्ट शासन जहां भी छोड़ गया है अपने निशान, वो तो यही कर रहे हैं। हम्म। लेकिन भाजपा जस का तस नहीं अपनाएगी, बिल्कुल नहीं अपनाएगी। अगर उसको अपनाना होगा तो चुनाव के 10-15 दिन पहले जिस तरह का परिवर्तन होता है उसमें करेगी। अभी के हम्म। ये स्ट्रेटजी यही है कि उसके लोग जो एकदम आइडियोलॉजिकली उसके हैं, जो किसी लोभ में नहीं है, अभी जो बंगाल में भाजपा से जुड़ रहा है वो सचमुच भाजपाई है, वो यस। सचमुच संघ है, क्योंकि और वो अभी बहका नहीं है। पिटाई का दौर है और अभी। एक चीज और, वो बहका नहीं है। अगर आप आंकड़े देखिएगा तो वो कतई नहीं बहका है। जिसको विधानसभा में बीजेपी की सरकार नहीं आई पिछली बार, जैसे कि ये था कि चलिए ममता मार ले गई, लेकिन आप लोकसभा आते आते देखिए, मत प्रतिशत में वो भारतीय जनता बहकेगा पार्टी ही ने नहीं, अपने मत प्रतिशत को बढ़ाया। बढ़ाया भाई। वो बहकेगा ही नहीं भाई। उसी को कोर वोटर कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज। और हम्म। इसीलिए एक समय कम्युनिस्टों को और भाजपा को एक ही खांचे में जो तोला जाता खांचे था, में आप आता था। कम्युनिस्ट पर बचे नहीं। अच्छा एक चीज बताइए। लेकिन यही एक बॉर्डर एक वोटिंग का है एक जी। चीज बताइएगा, एक चीज पर बहुत कम बात होती है, पता नहीं क्यों। भाई तृणमूल का जो मतदाता है वो मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, ठीक है ना? दीदी का वोट तो हिंदू वाला भी है। तो जो हिंदू वोट जो वो टीएमसी को जाता था, क्या उसमें थोड़ा बहुत बिखराव आपको दिखाई देता है? 2%, 1%, 3% भी? उसमें थोड़ा बहुत नहीं, उसमें इतना बिखराव आया है कि ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है और ममता बनर्जी के माथे पर बल पड़ गए हैं। अन्यथा उनकी बौखलाहट इसलिए नहीं है कि मियां भाई लोगों का वोट कट गया है, नहीं भाई। उनको पता है कि वो मीम वाले, पतंग वाले, ओवैसी रजाकार जो हैं वो महाराष्ट्र में कितना भी कर लें, बंगाली मियां अभी भी ओवैसी भाईजान को नहीं देगा। हम्म। लेकिन चिंता हिंदू वोट है,
जो इनके अत्याचार देख रहा है दुर्गा पूजा में। अभी आप जाएंगे, अगर एक सप्ताह पहले मैं कोलकाता गया था, क्रिसमस की सजावटें अभी तक हैं भाई साहब। और क्रिसमस को उतने ही ग्रैंड स्तर पर कोलकाता में मनाया जाने लगा है जितना दुर्गा पूजा, जितना उन लोगों का है बड़ा त्योहार, उस तरह से। तो ये सही है। और ये तो कल्चरल मतलब वॉर हिंदू तो हिंदू है, वोट भी ममता लेकिन बनर्जी के हिंदू साथ वोट दरक रहा है, बिखरा ये की तरफ बिखरा हुआ है। है, और वो एक रास्ता देख रहा है जी। ठीक बात है, बिल्कुल। और ये तो तय है कि ममता बनर्जी के जो बार बार कोर्ट में कूदने की एक बीमारी आ गई थी एसआईआर को लेके, उस पर विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और गाइडलाइन बना दी है। लेकिन ममता बनर्जी की नेगेटिव पॉलिटिक्स वो चल रही है, और अभी उसमें मैं तो कम से कम और बढ़त होते हुए देख रहा हूं, मैं अभी और नाटक नौटंकी देख रहा हूं। और अब आलोक जी जो कह रहे हैं, तो चलिए कि एक और बड़ी गलती और उसके बाद शायद वो केंद्र सरकार को मौका दे दें। हालांकि बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है कि ये काम तो अब से पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बंगाल में वो मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार रहते हुए निष्पक्ष चुनाव 100% ये संभव नहीं है। एसआईआर क्या काम कर रहा है ये पता ही चल रहा है। तो जो संदेह वाली एक बड़ी लिस्ट थी, जो कि 1.5 करोड़ के आसपास की लिस्ट है, उनमें से कितने नाम वापस आएंगे? ऐसे ऐसे लोग जिनके 300-300 400-400 बच्चे हैं। जी जी जी। एक आखिरी वाक्य अचानक डायलॉग फॉर्मेट में आ गया, तो मैंने सोचा कि इरशाद कर दूं कि जनता दिमाग से सोचती है, सॉरी, जनता हृदय से सोचती है, और राजनीति जो है वो बहुत ठंडे, यहाँ तक कि क्रूरता की हद तक ठंडे दिमाग से की जाने वाली चीज है। इसलिए निश्चिंत रहिए भाई, अपने नेताओं पर भरोसा कीजिए। बस बिल्कुल सही बात है। तो आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करते हैं। बंगाल पर तो अभी और लगातार बात होती रहनी है। बंगाल में बुखार वैसे जैसे जैसे चढ़ता जाएगा, हम भी बंगाल बतियाते जाएंगे, और रिजल्ट तो जब आएगा तब सामने आएगा, उस पर भी देखा जाएगा। लेकिन समाधान की तरफ तो लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। गालोब भाई, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को जिस तरीके से आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा को अब देते हैं विराम, मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।